अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने संबंधी नियम पर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं उससे संबंधित जो है मुख्य दो नियम हैं। तो फर्स्ट जो नियम आप देखें यहाँ पर, फर्स्ट नियम क्या है? अबाउ का नियम, ठीक है। और सेकंड कौन सा है? हुंड का नियम। तो सबसे पहले नंबर हम अबाउ नियम को पढ़ेंगे, क्योंकि अबाउ नियम को पढ़ने के बाद ही जब हम हुंड का नियम पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमको वो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन आपको दो चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा। अबाउ का नियम जो है एनर्जी आर्डर को बताता है कि ऊर्जा का क्रम, ठीक है, कि हमको इलेक्ट्रॉन को किस क्रम में भरना है। और हुंड का नियम क्या बताता है? हुंड का नियम हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को हम किस प्रकार से भरेंगे, ठीक है। तो 1 बाई 1 जानते हैं आप कि हुंड का नियम क्या कहते हैं? 1 बाई 1 इलेक्ट्रॉनों को भरना है, और इलेक्ट्रॉन तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे जब तक पूरे इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भर ना जाए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले नंबर हम अबाउ नियम को पढ़ेंगे। देखिए, अबाउ क्या है? एक जर्मन शब्द होता है जिसका अर्थ क्या होता है? क्रमिक रचना, ठीक है। इसलिए हम इसे क्रमिक रचना का नियम भी कहते हैं। इस नियम का उपयोग तत्वों के परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन वितरण के लिए किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार उपकक्षों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले उपकोषों में पहले भरता है और उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले उपकक्षों में भरते हैं। विभिन्न उपकोषों की ऊर्जा वृद्धि निम्नलिखित क्रम में होती है और इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन प्रवेश भी करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए इस लाइन को अच्छे से, ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर 1s के बाद 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f और 6d। इसी प्रकार से यह ऊर्जा का क्रम चलता रहता है। अब बात आती है कि 1s के बाद 2s ही क्यों आता है, 2s के बाद 2p क्यों आता है और 2p के बाद 3s ही क्यों आता है। जब अबाउ ने ये एनर्जी आर्डर दिया तो काफ़ी लोगों ने उनके इस क्रम पर काफ़ी विरोध किया और उन्होंने अबाउ से पूछा कि आपने जो ऊर्जा का ये क्रम दिया हुआ है, आपने किस आधार पर इस ऊर्जा के क्रम को दिया है और ये कहाँ तक आपका ये ऊर्जा का क्रम सही है, ऑथेंटिक है। तब अबाउ ने अपनी बात को प्रूव करने के लिए दो थ्योरी दिया या दो पास्टुलेट उन्होंने दिया। आइए उन पास्टुलेट्स के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर अबाउ ने क्या किया? अबाउ ने n+l का नियम दिया, ठीक है। और इसी से हम दो महत्वपूर्ण बिंदु या पास्टुलेट पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर देखिए यहाँ पर, जिस उपकक्षीय उपकोष के लिए n और l क्वांटम संख्याओं के योग का मान कम होता है वह उपकक्ष पहले भरा जाएगा। अब यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि n और l है क्या। तो आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इस बार भी देखिए यहाँ पर n को क्या कहेंगे? n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या कहेंगे, और l को क्या कहेंगे? एजीम्यूथल क्वांटम संख्या या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो n का मान हमेशा क्या होता है? इंटीजर नंबर होता है, 0 है ना, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो n जैसे 1s 2s है तो इसमें जो डिजिट में लिखे हुए हैं अंक 1 या 2s, ये सब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को बताते हैं। फिर जो ऑर्बिटल्स लिखे रहते हैं तो इन ऑर्बिटल्स के द्वारा हम क्या करते हैं? L की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। और L की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था, है ना। L का टेबल हमने आपको पढ़ाया था कि L इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, तो S ऑर्बिटल, L इक्वल टू यदि 1 है तो P ऑर्बिटल, L इक्वल टू 2 है तो D ऑर्बिटल को शो करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1s है तो 1s के लिए n इक्वल टू 1 आ गया, और S ऑर्बिटल के लिए L का मान 0 होता ही होता है, वो फिक्स है। इसी प्रकार से 2s के लिए देख सकते हैं n इक्वल टू 2 और l इक्वल टू 0। अब दोनों का आप जोड़ेंगे, देखिए 1 + 0 इक्वल टू 1 और 2 + 0 इक्वल टू 2। तो l का मान निम्नलिखित टेबल से भी निकालते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना। ये देखिए l का मान के लिए ये टेबल दिया हुआ है और आप इस टेबल को अच्छे से याद भी कर लीजिए। तो आप देखिए n+l का जो मान है 1s के लिए 1 आ रहा है और 2s के लिए 2 आ रहा है। इसलिए सबसे पहले नंबर इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? 1s में भरे जाएंगे और 2s में बाद में भरे जाएंगे। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि 1s की ऊर्जा
जो है 2s की अपेक्षा कम है, इसलिए 1s में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। ठीक है। अब आप देखिए दूसरा नियम देख सकते हैं इसमें। मान लीजिए ऐसी स्थिति निर्मित होती है, ठीक है, कि दो जो हम उपकक्ष ले रहे हैं उन दोनों का n+l का मान इक्वल आ जाए, तब क्या करेंगे? तब ऐसी स्थिति में हम मुख्य क्वांटम संख्याओं को आधार बनाते हैं, यानी जिस उपकोष के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम होगा उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। ठीक है। तो देखें, यदि दो उपकोष हो ऐसे हों जिनके लिए n+l का मान बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकक्ष में भरेगा जिसके लिए n का मान यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम होगा। उदाहरण देखें 3d और 4p उपकक्षों के लिए। 3d में n=3 है, देखिए यहाँ पर, अच्छे से देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। 3d में n=3 है और l=2, दोनों को जोड़ दिया, वैल्यू कितनी आई 5। 4p में n=4 और l=1 आएगा, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी आएगी 5। अब दोनों में n+l की जो वैल्यू है वो दोनों में क्या आ रही है 5 आ रही है। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर 3d में n=3 है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है, और 4p में मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना है 4 है। इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहले भरे जाएंगे? 3d में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले नंबर भरे जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो मुख्य जो दो पास्टुलेट्स हैं अबाउ के, इन्हीं के आधार पे हम एनर्जी ऑर्डर को तैयार करते हैं। अब देखिए अबाउ सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं जो अबाउ सिद्धांत को फॉलो नहीं भी करते हैं। ठीक है। तो मुख्य रूप से हम यहाँ पर दो जो तत्व हैं उनका डिस्कस करेंगे, जैसे क्रोमियम 24 और कॉपर 29। ये देखिए यहाँ पर, ये ठीक है, क्रोमियम 24 और कॉपर 29 हैं, ये अबाउ सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर अबाउ सिद्धांत का पालन करते हैं तो स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्रोमियम 24 और कॉपर 29 स्थायित्व प्राप्ति के कारण अबाउ सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अबाउ नियम के अनुसार हम क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4 आ रहा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी जो तत्व है अर्धपूरित हो, है ना, डी कक्षक अर्धपूरित हो या डी कक्षक पूर्णपूरित हो तो वह स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर क्रोमियम में देखिए 3d4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो क्रोमियम स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। इसमें गुंजाइश बन रही, चांस बन रहा है। इसलिए क्रोमियम क्या करता है कि अबाउ नियम को पालन नहीं करता है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से भरते हैं, यानी 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है। तो स्थायित्व के कारण क्रोमियम 24 में 3d कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इस स्थिति में क्रोमियम स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार से यह अबाउ नियम को फॉलो नहीं करता, यानी जो एनर्जी ऑर्डर है उसको ये फॉलो नहीं करता है। इसी प्रकार से कॉपर का देख लीजिए 29 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, देखिए यहाँ पर 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। अब यहाँ पर देखिए 3d9 है, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन अगर 3d में आ जाए तो 10 हो जाएंगे, तो ये भी स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर देखिएगा अच्छे से कि यहाँ पर 3d में पहले इलेक्ट्रॉन भर गए, 10 हो गए और 4s में को बाद में रखा गया। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, ठीक है, कॉपर जो है स्थायित्व को प्राप्त कर रहा है। ठीक है। और ये अबाउ नियम को फॉलो नहीं करता। इस प्रकार से बहुत से एलिमेंट्स हैं जो अबाउ नियम को फॉलो नहीं करते हैं। उन सभी तत्वों को हम एक्सेप्शन यानी अबाउ लॉ के एक्सेप्शन पे रखते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है। इस टॉपिक को आप 2 बार 3 बार जो है सुनिएगा तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।